बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज। इस शो में आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी इमिग्रेशन का मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर भी आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा है, 0203-475-1718 पर आप कॉल कर सकते हैं और उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। नाज़रीन, शुरू करते हैं इस वीक के अपडेट्स के साथ, और 2-3 अपडेट्स थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। पहली है कि जो पिछले वीक मैंने ऐलान किया था कि होम ऑफिस ने अनाउंस किया है कि ब्रिटिश नेशनलिटी एप्लीकेशंस के लिए जो बच्चे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं फ़ी वेवर के लिए। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप बच्चे की एप्लीकेशन करना चाहते हैं MN1, फॉर्म T, S3, आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते पैसे फीस भरनी, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं फ़ी वेवर के लिए। फ़िलहाल आप अभी एप्लीकेशन फ़ी वेवर के लिए नहीं सबमिट कर सकते क्योंकि अभी उन्होंने लॉन्च नहीं किया। 16 जून को ये लॉन्च होगा फ़ी वेवर प्रोग्राम फॉर नेशनलिटी एप्लीकेशंस, और फिर ही जाके आप सबमिट कर सकेंगे ए फ़ी वेवर रिक्वेस्ट। सो अभी फ़िलहाल आपको वेट करना होगा। ऑन 16 जून फ़ी वेवर की जो रिक्वेस्ट है आप सबमिट कर सकेंगे। द फर्स्ट अपडेट। दूसरा, रवांडा के बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज आ रही हैं अभी भी कि जी हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रोसेस है, हम किस तरह बच सकते हैं, और मैंने सोचा कि इस पर भी थोड़ी सी हम आज बातचीत कर लें। पहली बात तो है, आपने याद रखना है कि होम ऑफिस ने जो ऐलान किया है कि हम उन असाइलम सीकर्स को ज़्यादातर रिमूव करेंगे जो यहाँ यूके एंटर हुए थे फ्रॉम 1 जनवरी 2022, और ज़्यादा प्रायोरिटी उन लोगों को दी जाएगी जो उन असाइलम सीकर्स को जो यहाँ एंटर हुए थे ऑन 9 मई 2022 and after. So anyone that's entered after 9 May, आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी और होम ऑफिस अपनी तरफ से कोशिश करेगी कि आपको रिमूव किया जाए टू रवांडा। अब जो इंक्वायरीज आ रही थी वो है कि इसका प्रोसेस क्या है, होम ऑफिस किस तरह डिसाइड करेगी कि हम किसको भेजना चाहते हैं और किसको नहीं। अब यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फ़िलहाल होम ऑफिस ने कोई सही क्राइटेरिया नहीं पब्लिश किया कि किन लोगों को वो रिमूव करेगी टू रवांडा। सो फॉर एग्जांपल, अगर एक शख्स यहाँ एंटर होता है 9 मई को या 10 मई को, या आज एंटर होता है ऑन द 3 जून, और एक और शख्स एंटर होता है ऑन द 4 जून, अब एक को वो भेज देते हैं, एक को वो यहाँ उसका एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं। अब किस तरह उन्होंने तय किया है कि किसको हमने भेजना है और किसको नहीं भेजना? तो ये तो नहीं है ना कि वो सब असाइलम सीकर्स को भेज देंगे, कि रवांडा के पास भी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सब असाइलम सीकर्स को वहाँ रखे। सो दिस इज द मेन क्रिटिसिज्म ऑफ द पॉलिसी। लेकिन जो होम ऑफिस ने अपनी तरफ से हमें इंफॉर्मेशन दी है वो ये है कि जब आप असाइलम अप्लाई करेंगे, जो नेशनल असाइलम एलोकेशन यूनिट है वो असेस करेगी एट स्क्रीनिंग इंटरव्यू कि आप एक सेफ थर्ड कंट्री से गुजरे हैं या नहीं। सो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने पिछली भी अर्ज किया था कि अगर आप पाकिस्तान से रवाना हुए हैं और वहाँ से आप गुजरे हैं, फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ ममालिक, बेल्जियम, इटली, स्पेन, होम ऑफिस ये तय कर सकती है कि जी आप वहाँ भी असाइलम क्लेम कर सकते थे, आपने वहाँ क्यों नहीं असाइलम क्लेम किया। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। जो नेशनल असाइलम एलोकेशन यूनिट है वो तय करेगी कि अगर आप एक सेफ थर्ड कंट्री से गुजरे हैं या नहीं। अगर वो तय करती है आप गुजरे हैं, फिर वो क्या करेंगे कि जो एक और जो इदारा है जिसका नाम है थर्ड कंट्री यूनिट, उसको आपका केस वो रिफर कर देंगे, और ये जो डिपार्टमेंट है ये आपको फिर सर्व करेंगे नोटिस ऑफ इंटेंट, और इसमें आपको टाइम दिया जाएगा 14 डेज। अगर आप यहाँ बाहर रह रहे हैं, अगर आप डिटेंशन में, आपको 7 डेज दिए जाएंगे जिसमें आपने रीजंस देने होंगे कि आपको क्यों ना भेजा जाए टू रवांडा। सो दैट्स द नेक्स्ट स्टेप। आप अपने रीजंस देंगे और फिर उसके बाद जो होम ऑफिस है वो कोशिश करेगी कि एग्रीमेंट मिले उनको कोई भी थर्ड कंट्री के साथ जहां से आप गुजरे हैं, या अगर नहीं मिलती, अगर वो समझते हैं कि हमारे लिए जल्दी होगा कि हम रवांडा से एग्रीमेंट कर सकते हैं, फिर वो रवांडा से एग्रीमेंट करेंगे। और जैसे ही उनकी एग्रीमेंट हो जाती है, फॉर एग्जांपल रवांडा के साथ, आपको वो सर्व करेंगे इनएडमिसिबिलिटी डिसीजन कि जी आप जो गुजरे थे एक थर्ड कंट्री से, आपने वहां असाइलम क्लेम नहीं की, इस वजह से हम आपका जो क्लेम है वो प्रोसेस करेंगे इन रवांडा, आपका जो असाइलम केस है वहां सुना जाएगा, और अगर आपको वीज़ा दिया जाता है आपको रवांडा का वीज़ा दिया जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस जो होम ऑफिस इस्तेमाल करेगी
फॉर रवांडा असाइलम सीकर्स। अब जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया कि मेन जो प्रॉब्लम है, उनका जो क्राइटेरिया है होम ऑफिस का, किस तरह डिसाइड करेगी कि यार एक शख्स को हम भेजते हैं एक को हम नहीं भेजते, वो अभी तक उन्होंने पब्लिश नहीं किया। और इसके खिलाफ अभी 2-3 जो चैलेंजेस भी स्टार्ट किए गए हैं कोर्ट्स में, जहां ये चैलेंज लेके आया गया है बाय जुडिशियल रिव्यू कि जो होम ऑफिस की जो पॉलिसी है ये गलत है, और जो इनका जो क्राइटेरिया है उन्होंने अभी तक हमें बताया नहीं है, और होम ऑफिस को वो पब्लिश करना चाहिए। सो फिलहाल ये भी चैलेंजेस अभी चल रहे हैं। और दूसरा जो मेन क्रिटिसिज्म है इस पॉलिसी का, कि अगर आप LGBT कम्युनिटी के हैं, आपको ये पॉलिसी डिस्क्रिमिनेट करती है, क्योंकि रवांडा में डिस्क्रिमिनेशन की जाती है अगेंस्ट द LGBT कम्युनिटी। सो उन लोगों को तो आप भेज ही नहीं सकते टू रवांडा, क्योंकि जान को खतरा होगा। सो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है इस पॉलिसी में। सो फिलहाल अभी चैलेंजेस चल रहे हैं, देखें इनका क्या होता है, और हो सकता है कि इसके बाद फिर होम ऑफिस अपनी पॉलिसी को पब्लिश करे कि किन किन लोगों को हम भेजेंगे और किन को हम नहीं भेजेंगे। पर मेन चीज़, जैसे मैंने लास्ट वीक भी आपको एक्सप्लेन की थी, कि अपने आप को महफूज रखने के लिए मैं स्ट्रांगली आपको एडवाइस करूंगा कि एक एप्लीकेशन ज़रूर होम ऑफिस में डाल दें, कि इससे आपको होम ऑफिस रिमूव नहीं कर सकती। इट्स अ बैरियर टू रिमूवल। नाज़रीन, बेशुमार कॉलर्स वेट कर रहे हैं, देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, हाय। हेलो, यू लाइव ऑन है। यस कमरान भाई, कैसे आप? ठीक हैं? जी शुक्र अल्लाह का मेरे भाई, जी फरमाइए। बहुत शुक्रिया जी आपका। हम तो माशाल्लाह पिछले 3-4 साल से देख रहे हैं, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। थैंक यू। मेरे असाइलम के बारे में दो। हेलो हेलो, जी यस। जी तो एक तो यह है कि हमने असाइलम किया हुआ है, तो हमें इधर आए हुए मेरे बच्चों को 6 साल हो गए हैं। असाइलम हमने 1 साल और 3 महीने पहले किया था। ठीक है तो 1 साल बाद हमें लेटर मिला था, जो कि फरवरी में था, ठीक कि है BRP इनरोलमेंट ठीक है हमने वो सारी फैमिली ने करवा दिया था। ठीक है और उसके बाद अब तक हमें कोई अपडेट्स नहीं मिली है मैम। ठीक है। अभी बच्चे आपके तो कितने साल के हैं? मेरा बच्चे जो है, एक बेटा जो है वो 15 ईयर है, अभी ठीक है अगस्त में होना है। ठीक है बेटी जो है 12 है, जी जी। और एक बेटी 7 है, और एक बेटी इधर बोर्न हुई थी, वो 2 तो साल जो की है। सब सब बच्चे हैं उनको तकरीबन यहाँ आपको और आपकी फैमिली को यहाँ रहते हुए 6 साल हो गए, करेक्ट? जी, मुझे वैसे तो ज्यादा हो गए, वो मेरे 12 साल हो गए। फैमिली को 6 साल हो रहे हैं ये जुलाई में, ठीक है, मैं देता हूँ 1 आपके जुलाई सवाल से। का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। देखिए, क्योंकि आपके जो डिपेंडेंट्स हैं उनको यहाँ हो गए 6 साल रहते हुए, मैं आपको यही मशवरा करूँगा अभी फ़िलहाल आप इसको एप्लीकेशन को ना छेड़ें। जैसे ही आपके बच्चों के 7 साल यहाँ हो जाते हैं, फिर आप एप्लीकेशन को चेस अप कर सकते हैं। उन्होंने आपके बच्चों के फिंगरप्रिंट्स ले लिए हैं, बायोमेट्रिक अमूमत कर ली है, दैट्स अ गुड साइन कि आपके एप्लीकेशन को वो प्रोसेस करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप उनको जल्दी पुश करेंगे, हो सकता है कि विद इन 1 मंथ में आपको वो डिसीजन दे दें और वो रिफ्यूज़ कर दें, और फिर आपको दोबारा वो प्रोसेस शुरू करना पड़े। सो बेस्ट चीज़ ये होगी, जैसे ही बच्चों के 7 साल यहाँ हो जाएं, फिर आप उनको पुश करें कि जी प्लीज़ एक्सपेडाइट माई एप्लीकेशन और हमें वीज़ा ग्रांट करें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो 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 हेलो, let's go to the next call. हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कमरान भाई, कैसे हैं? जी शुक्र अल्लाह का, जी फरमाइए मेरे भाई। जी मैं सदर गिलानी याद कर रहा हूँ। मुझे इस कंट्री में 10 साल हो गए। मैं वीजे पे आया था 10 साल पहले। ठीक है तो मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन वो कोई मेरा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ भी नहीं है तो नहीं हो सकता। तो अभी मैंने एक शादी करना चाह रहा हूँ एक और उससे। तो क्या मैं शादी रजिस्टर करा सकता हूँ इधर? हो सकता है या नहीं? प्लीज अगर मुझे सही कोई ठीक है। और मशवरा जो दें। जो आपकी जो फियांसे है, जो वाइफ है होने वाली, उसकी नेशनलिटी क्या है? वो ब्रिटिश नेशनल है, उसके बच्चे भी हैं। पहले हस्बैंड से 3 बच्चे 3-4 हैं उसके। उनके वो बच्चे, काम जो करती है। बच्चे हैं उनके एज कितनी है? एक की एज 13 ईयर है, एक की 15 है लड़की की, और उससे बड़े हैं बाकी। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। शादी आप बिल्कुल रजिस्टर यहाँ कर सकते हैं, आपको आपकी आईडी की ज़रूरत होगी, लेकिन आपकी जो वाइफ वो ब्रिटिश है, उसके पास बच्चे भी हैं, आप एक जेन्युइन और सबसिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं,
आपको शादी करने की ज़रूरत नहीं है और आपको वीज़ा मिल सकता है बड़े आसानी के साथ। बेस्ट चीज़ ये होगी, अगर अच्छे से सिस्टर के पास जाके आप एडवाइस ले लें, मुझे पूरी उम्मीद है कि विदिन 6 to 9 मंथ्स में आपको वीज़ा मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो 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 भाजी, मैं पुछना सीगा मैं आवाज आंदी भी। जी आवाज़ आ रही है। जी गल करो। मैं 2012 ਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ठीक है। ਤੇ ਮੇਰਾ ਢਾਈ ਸਾਲ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ 2012 ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਈਫ ਇੰਜੋਕੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ठीक है। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਪਾਤਾ ਜਦੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ 17 ਚ ਲਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ 19 ਚ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਵਾਣਾ ਹੈ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ 19 ਚ ਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਚ ਪਾਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇਨਕਮ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਿਦੋਂ ਹੋਏ ਸੋ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ? 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੇਰਾ 14 ਮਾਰਚ 2012 ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਮੈਂ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ? ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ Apply ਜਵਾਬ। ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਸ ਦਾ ਵੀ ਜੇ ਫੀਸ ਦਾ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ 36 ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲ ਰੂਟ ਤੇ ਲਾਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਸੇ ਹੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਡੈਫਿਨਿਟ ਲੀਵ ਟੂ ਰਿਮੇਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਡੈਫਿਨਿਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀ ਵੇਵਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਪਏਗੀ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲ, ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਂਪਟ ਕਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਹੋਗੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ A1 ਆਇਲਟਸ, ਔਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਇਹ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਵੇਵਰ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰ ਚੋਇਸ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫੀ ਵੇਵਰ ਵਾਸਤੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਯੂ ਲਾਈਵ ਔਨ 에ਅਰ। हेलो यू लाइव ऑन एयर। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है। जी बिलाल साहब। मैंने ये पूछना था कि मैं ना EU फैमिली मेंबर है, मेरे पास वीजा। ठीक है। और मेरा ना इंडेफिनिट नेक्स्ट ईयर ड्यू है। ठीक है। मगर उन्होंने मुझे वीजा 2024 के एंड तक दिया है। ठीक है। मगर वो मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पे ना पेनल्टी पॉइंट्स लग गए हैं, तो क्या मैं नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकता हूँ या जब ये एक्सपायर होंगे तब करूंगा मैं इंडेफिनिट के लिए अप्लाई? ठीक है। आपको कितने पॉइंट्स मिले हैं? मुझे 7 पॉइंट्स मिले। और क्या वजह थी? वो ये ओवर स्पीड की वजह से। स्पीडिंग की वजह से उन्होंने आपको 7 पॉइंट्स दिए। जी जी ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया। और ये 2024 के अक्टूबर 2024 को एक्सपायर हो रहे हैं और उन्होंने मुझे वीजा जो दिया ना वो दिसंबर 2024 के एंड तक का। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपको उन्होंने स्पीडिंग की वजह से दिया है पॉइंट्स, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती जब आप ILR के लिए अप्लाई करते हैं, सो यू विल बी फाइन। और अगर आपकी ILR ड्यू होती है BRP एक्सपायर का होने से पहले, आप अप्लाई कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप कह रहे हैं मुझे कि 2023 में आप हकदार होते हैं ILR के लिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको 2024 के लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो
हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। सर जी जी, मैं सुन रहा हूँ जी, फरमाइए। रिक्वेस्ट की थी, मेरा नाम वकास है। जी अपने 3 बच्चों के साथ जो है वो 18 ईयर से कम है, और वाइफ जो है उनके साथ लास्ट ईयर आया था एज अ स्टूडेंट। ओके, की वजह से फिर मैं यूनिवर्सिटी कंटिन्यू नहीं कर सका, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट्स का कोई मसला हो गया था। तो ठीक है। मैंने इधर असाइलम सीख की है। पाकिस्तान गवर्नमेंट से मेरा पासपोर्ट ब्लॉक हो गया था कोर्ट ऑर्डर्स पे, कुछ मसाइल केसेस की वजह से। तो अभी मेरा स्क्रीनिंग हुआ है। ठीक है। तो हमें ये पूछना था सर कि अगर इस दौरान मुझे कहीं पे वो वर्क का हो जाता है, अगर कोई मुझे ऑफर हो जाती है टीयर 2 वाले वो जो परमिट वाला हिसाब होता है उसमें जैसे, तो क्या मैं ड्रा करके उस वीजे पे स्विच कर सकता हूँ टाइम पे, और नहीं कर सकता? और आपने असाइलम कब अप्लाई किया था? उस टाइम जब आपके पास वैलिड लीव थी या नहीं, या आपका वीजा? जी सर, मेरे पास 15 दिन रहते थे, 15 दिन रहते थे, उसके अंदर की थी मैंने काम कर ली थी। लेकिन ये कि उन्होंने मुझे एक रेफरेंस नंबर साइन कर दिया था, वकील के थ्रू किया था, तो उन्होंने रेफरेंस नंबर साइन किया था। फिर कुछ दिन के बाद जब वो डेट गुजर गई थी, तो उससे 4-5 दिन के बाद उन्होंने मुझे स्क्रीनिंग के लिए बुलाया। तो मैट्रिक उन्होंने कर ली है, स्क्रीनिंग इंटरव्यू भी उन्होंने किया बेसिक, और फिर उन्होंने कहा जी आपको हम भेजेंगे कोई परफॉर्मा या फिर पता नहीं DRT का कुछ सिस्टम करेंगे। मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। क्योंकि आपने अप्लाई किया था आपके वीज़ा एक्सपायर होने से पहले असाइलम, आपका 3C चल रहा है, so इसका मतलब जो आपके पास राइट्स थे एज पर योर स्टूडेंट लीव वो अभी भी चल रहे हैं। और अगर आप अपने एप्लीकेशन को वेरी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल टू वर्क परमिट, आप कर सकते हैं। बट बी वेरी ऑफ द फैक्ट दैट अगर आपकी जो वर्क स्किल्ड वर्कर की एप्लीकेशन है, अगर वो रिफ्यूज़ हो जाती है, दैन एसेंशली आप एक ओवरस्टेयर हो गए हैं और आपकी जो 3C है वो अब ख़त्म हो गई है। सो पॉसिबिलिटी है, बेस्ट चीज़ यही होगी कि आप एक सिस्टर से कंसल्ट कर लें और वो फिर आपको गाइड कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, हेलो, यू लाइव ऑन है। yes, I'm speaking Shoaib Khan. जी सर, Can I talk in Urdu, please? गो अहेड। Okay, sir, actually I am student और आपने उर्दू में क्या इजाज़त मांगी है, मैं दे दी, आप फिर भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हाँ जी, तो मैं कर रहा हूँ ना। जी। तो मैं PSW वीजे पर हूँ और मेरा PSW वीजा 1 साल का है, ठीक है, तो रह गया है। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा रूट लिया जाए? तो मेरे पास अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा स्पॉन्सर। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। थैंक यू। देखिए, जब PSW वीज़ा आपको दिया जाता है ना, उसका जो मेन मकसद यही होता है कि आप आइडियली स्किल्ड वर्कर वीज़ा पर स्विच कर लें। जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपको स्पॉन्सरशिप दे दे और आप उस बेस पर वीज़ा ले लें। सो ऑब्वियसली दैट्स अ पॉसिबिलिटी फॉर यू। दूसरी पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, जैसे कि स्टार्टअप वीज़ा, इनोवेटर वीज़ा, उसमें भी आप स्विच कर सकते हैं और वहाँ भी आप सेटलमेंट हासिल कर सकते हैं, स्पेशली ऑन द इनोवेटर वीज़ा। सो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। अब क्योंकि मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं और उसकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं, यहाँ बैठ के मेरे लिए मुश्किल होगा कि मैं आपके साथ इन डिटेल उन कैटेगरीज के बारे में बात करूँ। बट व्हाट आई विल से टू यू इज़ ईजीएस्ट ऑप्शन वुड बी, अगर आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिल जाता है, अगर वो नहीं मिलता दैन यू हैव स्टार्टअप एंड इनोवेटिव वीज़ा, जिसमें काफ़ी लोगों को वीज़ा मिला है। सो बेस्ट चीज़ ये होगी कि एक सिस्टर से जाके आप एडवाइस ले लें और आपको वो फर्दर इन्फॉर्मेशन दे सकता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं रेडिंग से बात कर रहा हूँ। जी सर। हम लोग जो है ना 10 ईयर चाइल्ड रूट पे है, सेकेंड एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया है सितंबर 2021 में। ठीक है। तो उसका इंतजार करते हुए while waiting, हमने जो है ना हमारे 2 अडल्ट चिल्ड्रन थे, तो उनके लिए अर्ली सेटलमेंट के लिए अप्रैल में अप्लाई किया है। तो वो विड्रॉ नहीं की थी, एप्लीकेशन उसी को वेरी कर दिया है या लेटर लिखा था जो है ना। तो क्या हमने ये सही किया है या उसका रिजल्ट का आउटकम का इंतजार करना था, और ये कितना टाइम लेते हैं? एक और सवाल है सर। ठीक है। क्या मैं और मेरी वाइफ जमरानो रूट का फायदा उठा सकते हैं? हमारे 3 बच्चे हैं जो ब्रिटिश है।
ठीक 5 है, साल से। ठीक है। जो वेरी आपने एप्लीकेशन किया है वो आपने फिर क्या किया, कौन सा एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दिया? पहले तो एक्सटेंशन के लिए ठीक है, वो तो किया आपने था, कर फिर दिया। जब आपने वेरी किया आपने जी क्या किया? होम ऑफिस को वकील ने लिखा है कि जो है ना ILR के लिए जो है ना एक चिट्ठी लिखी है, उसमें जो करेक्ट? है ना। जी चिट्ठी लिखी है ना, जी करेक्ट? जी। ठीक है, मैं देता हूँ आपके जी सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया और आपके कॉल का। जी बिल्कुल, आपने सही किया है कि अगर आपके बच्चे अब एडल्ट हो गए हैं, उन्होंने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी यूके में गुजारी है एंड दे हैव एटलीस्ट मिनिमम 5 ईयर लीव, वो अप्लाई कर सकते हैं फॉर ILR। सो अगर आपके सोलिसिटर ने चिट्ठी लिख दी है उनको, दैट इज़ द करेक्ट प्रोसीजर, और उम्मीद है कि होम ऑफिस उनको ग्रांट कर देगी ILR। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आप और आपकी वाइफ अगर आप जम्बरानों का फ़ायदा उठा सकते हैं, बिल्कुल आप उठा सकते हैं। अगेन आई वो स्ट्रेस कि जल्दी से आप वो एप्लीकेशन सबमिट कर दें, कि आजकल होम ऑफिस अपनी पॉलिसी को अपडेट कर देगी, और हो सकता है कि पॉलिसी के बाद जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया वो इसका फ़ायदा ना उठा सकें। सो मैं तो सबको यही एडवाइस दूंगा कि जल्दी से आप एप्लीकेशन सबमिट कर दें, क्योंकि होम जो कोर्ट थी, कोर्ट ऑफ अपील और हाई कोर्ट, उन्होंने ये वाजे किया था कि अगर आपकी FLIFP एप्लीकेशन सिस्टम में आप फिर भी एक ज़म्बरानो एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसमें इन्होंने एक एक्सेप्शन की थी। सो फौरी तौर पर आप ज़रूर डाल दें एप्लीकेशन। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, मेरा एक सवाल था। जी जी। हाँ जी, मैं ना 2012 में आई थी। लास्ट मंथ मेरे 10 ईयर लीगली इस कंट्री में पूरे हो गए हैं। मैंने एट द मोमेंट मैं जिस लीव के ऊपर हूँ वो 10 ईयर पार्टनर रूट है। उससे पहले जो मेरी 2 लीव थी वो एज ए पेरेंट थी। ठीक है, हम लोग कुछ अच्छे टर्म्स पे नहीं थे, तो ठीक है, कोर्ट पे इन्वॉल्व हुई, तो फिर ओके, कोर्ट ने बेटी की कस्टडी मुझे दी, लेकिन इन्होंने सुलह कर ली। आउट ऑफ द ठीक है, कोर्ट हमने सुलह ठीक है, कर ली। और जब मैंने ये लास्ट ईयर मैंने जो एप्लीकेशन अप्लाई की, उन्होंने मुझे पेरेंट रूट से पार्टनर रूट पे स्विच करेक्ट, कर दिया। ठीक है, अब मैंने पूछना है कि अब मेरा टाइम पूरा हो गया है। मैं लाइफ इन द यूके टेस्ट पास करने जा रही हूँ। मैं एप्लीकेशन करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड को पता चल गया कि मैं इंडेफिनिट अप्लाई करना चाहती हूँ। हम लोग इकट्ठे रह रहे हैं, ओके। तो वो कह रहे कि मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहता। आई ओहो, वांट उसको टू गुस्सा आ गया कि आप ILR हासिल करना चाह रही हैं। हाँ जी, आई डोंट नो। उन पे केस था और उन्होंने मुझे एक दफा कोर्ट के बाहर सुलह के लिए कहा और मैंने ठीक है, उनसे सुलह कर ली, हालांकि वो गिल्टी थे और मैं ठीक उनके है, साथ मैं आ देता गई। हूँ आपके लेकिन सवाल का अब जवाब। हाँ जी, तो मैं अभी देता हूँ मुझे क्या करना? मैं देता हाँ हूँ जी, आपके थैंक यू। सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। बड़ी अफसोस की बात है कि आप ILR अप्लाई करने जा रही हैं और आपके हस्बैंड ने कहा है कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता। इट्स वेरी सैड। आप फिर भी अप्लाई कर सकती हैं ILR के लिए, अगर आपके लॉफुल 10 ईयर रेजिडेंस यहाँ हो गए अंडर लॉन्ग रेजिडेंस रूल्स, क्या यू बिन लिविंग है लॉफुली फॉर 10 ईयर्स, आप उस बेस पर भी अप्लाई कर सकती हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि होम ऑफिस आपको वीज़ा ग्रांट कर देगी। सो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर यू। बट क्योंकि आपकी एप्लीकेशन में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, क्योंकि आप अभी पार्टनर रूट पर थी, अब दोबारा आप अलहदा हो गई हैं, शायद आपके पास एविडेंस नहीं होगा कि आप दोनों इकट्ठे रह रहे थे। आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि एक दफ़ा आप सिस्टर से मिल लें, जो आपके केस को असेस करके आपको एडवाइस कर सकता है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो। हेलो। वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामरान भाई, मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, फरमाइए। मेरे पास सेटलमेंट स्टेटस है ठीक है, और मेरी वाइफ के पास स्पाउस वीजा है। ठीक है, मैं अपनी मदर इन लॉ को बुलाना चाहता हूँ इधर, और मेरी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है, तो मैं चाहता हूँ कि जब डिलीवरी हो तो यहाँ पे हो। आपकी नेशनलिटी कौन सी? मेरे पास सेटलमेंट स्टेटस इंडेफिनिट। नो नो, सेटलमेंट स्टेटस तो है, लेकिन आपका नेशनलिटी, आप यूरोपियन नेशनल है? पाकिस्तानी। आपकी जो वाइफ है उनकी कौन सी नेशनलिटी है? जो स्पाउस वीजा उनके पास वो पाकिस्तान से है। ठीक है, सो इसका मतलब आपने सेटलमेंट स्टेटस हासिल करके आपने अपनी वाइफ को यहाँ स्पॉन्सर किया ना, स्पाउस वीजा, जी करेक्ट? जी बिल्कुल। जी ठीक जी है, मैं बिल्कुल। देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ओके, थैंक यू। आप परमानेंटली तो अपनी मदर इन लॉ को स्पॉन्सर तो नहीं कर सकते, क्योंकि यू आर नॉट अ यूरोपियन नेशनल। आप प्रेगनेंसी के लिए ज़रूर अपनी मदर इन लॉ को विजिट वीज़े के लिए तो स्पॉन्सर कर सकते हैं। सो अगर
विजिट वीज़ा आप अप्लाई कर लें अपनी मदर इन लॉ के लिए, वो मुझे उम्मीद है कि होम ऑफिस उनको ग्रांट कर देगी। आपकी तरफ से तो वही एविडेंस लगेगी कि आप उसको अकोमोडेट कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट करेंगे ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द विजिट, वो भी आपको सबूत लगाना होगा। जो आपकी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने अपनी तरफ से सबूत ये लगाना होगा कि वो उनके पास टाइज़ हैं पाकिस्तान के, अगर उनको वीज़ा यहाँ दिया जाता है यूके का, वो वापस जाएंगी बैक टू हर होम कंट्री। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कामर भाई, मेरे 2-3 सवाल हैं छोटे छोटे। ठीक है। सबसे पहला सवाल तो है ये जो 7 ईयर चाइल्ड रूट था, क्या वो 7 ईयर से 5 ईयर हो गया है? मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, ये प्लीज ये क्लेरिफाई कर दीजिएगा। और दूसरा, जो 7 ईयर चाइल्ड रूट है उसके ऊपर आप बच्चे का ILR ले सकते हैं। करेक्ट। तो क्या वो 5 ईयर रूट के अंदर भी वही सेम ही मतलब कि नया कानून है कि उस पर आप ILR ले सकते हैं नहीं? और एक तीसरा सवाल ये है कि हमने 7 ईयर चाइल्ड रूट पे अप्लाई किया था 2 माह पहले, सॉरी 3 मंथ्स पहले। तो अभी 2 माह हो गए हैं जो हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं उसको हुए हुए, तो अभी तक हमारे BRP कार्ड नहीं आए। तो उसके लिए क्या रिमाइंडर देना चाहिए होम ऑफिस को, या कितना टाइम आजकल वो ले रहे हैं? प्लीज ये भी ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का Thank you very जवाब। much. बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक जो नए रूल्स आ रहे हैं एंड ऑफ दिस मंथ, एंड ऑफ जून, वो है कि अगर बच्चा यहाँ पैदा हुआ था और यहाँ 7 साल गुजारता है, ही कैन बी एलिजिबल फॉर ILR। अगर बच्चा was born outside the UK लेकिन उसने यहाँ with 5 years leave to remain उसने गुजारा है with 5 years valid leave, फिर वो 5 साल बाद वो भी अप्लाई कर सकता है for ILR. So for example, if a child enters the UK when they were 10 years old, they have 5 years limited leave. At the age of 15 वो अप्लाई कर सकते हैं ILR के लिए। जो UK के बच्चे हैं जो यहाँ पैदा हुए थे, irrespective of the fact that उनके पास वीज़ा था या नहीं, 7 साल उन्होंने यहाँ गुजारे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं ILR के लिए। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी 3 मंथ्स बिफोर, अभी तक आपके BRP कार्ड्स नहीं आए। अगर आपको होम ऑफिस की तरफ से जवाब नहीं आया और आपका एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, फिर आपको वेट करना होगा, क्योंकि आजकल होम ऑफिस लगा रही है 12 months to 14 months फॉर a normal सर्विस एप्लीकेशन। तो अनफॉर्चुनेटली आपको वेट करना होगा। अगर आप उनको रिमाइंडर लिखेंगे उसमें कोई असर नहीं होगा। बेस्ट चीज़ यही होगी कि आप फ़िलहाल आप वेट करें और आपको होम ऑफिस खुद ही कांटेक्ट करेगी जब आपका एप्लीकेशन उन्होंने प्रोसेस कर लिया होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, मैं पूछना चाहिए मैं 14 मार्च 2012 ਨੂੰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9 ਮਈ ਤੋਂ 9 ਜੁਲਾਈ 2012 ਤੋਂ ਉਹ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, 27 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਿਦੋਂ ਹੋਏ ਸੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 2.5 ਮੈਂ ਮਈ ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਮੈਂ ਆਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਟੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਬੇਬੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟੀ ਕੋਲ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਭੈਣ ਜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਡੈਫਿਨਿਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਲਾਈਫ ਇਨ ਦ UK। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਬਰ ਅੰਨੋ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੱਕ 14 ਈਅਰ ਤੇ ਇੱਕ 6 ਈਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਾਨਾ ਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ILR ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਲਾਣਾ ਪੈਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਬਰਾਨਾ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਲਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੋਨੋਂ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ। ਇਕੱਠੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਕੱਠੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਜ਼ਬਰਾਨਾ ਲਾਤਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਬਰਾਨੋ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜੇ
10 ਸਾਲ ਦੇ ਮੈਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੋਈ ਲੈ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੇਰਾ ਸੈਲਫ ਏਮਪਲੋਇਡ ਹਸਬੈਂਡ ਜੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਨੋ ਰਿਕਵੈਸਟ ਟੂ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਸ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਦੀ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਦੇਖਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹਾਂਜੀ। ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੋਗੀ, ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਸੀਂ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਜ਼ੰਬਰਾਨੋ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਓ ਔਰ ਠੀਕ। ਆਪਣੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ, ਜੇ ਬਰਾਨੋ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਆ ਹਾਂਜੀ, ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, application? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਉਰਤ ਲਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਸਾਰੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇ ਹੈ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਉਂਡ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਰੱਖੇ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੇਗੀ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਓਕੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਭੈਣ ਜੀ, ਫੀ ਵੇਵਰ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਕੋਲ ਮਿਲ ਲਓ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਵਿਚ ਆਫ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਈਮੇਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਦਿਓ 075 01 01 01 01 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਆਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹੀ ਆ? ਨਹੀਂ 075 ਵੇਟ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਪੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਪੈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਪੈਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਜੇ ਪੜਦੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖਾਓ 075 075 01 01 01 01 ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਦਫਾ 01 01 और चौथी दफा 01। सो 075 01 4 दफा, ठीक है ना? ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰੋ। 에어ਪੋਰਟ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ? ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭੈਣ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਆਣਾ ਪਏਗਾ? जी, ਤੁਸੀਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ, ठीक है जी। नाज़रीन, देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। अस्सलाम वालेकुम कामना भाई, कैसे हैं? ठीक है, मैं अली बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी अली साहब, वालेकुम सलाम। मैंने सर एक मेरा सवाल था, मैं कोशिश करूंगा उसको शॉर्ट ही कर लूं। मैंने लास्ट ईयर जून में ज़मरानो की एप्लीकेशन डाली थी। मेरी ब्रिटिश वाइफ है, ठीक है, जो उनको डिसेबिलिटी है, वो पिप अलाउंस मिलता है और सारा कुछ। ठीक है, वो मैं कौंसल के साथ रजिस्टर हूँ, केरल और ठीक है। जीपी के साथ भी, और जो ऑर्गेनाइजेशन होती है। ओके, तो मुझे लास्ट वीक मार्च में उन्होंने भेजा था बायोमेट्रिक, और लास्ट वीक उन्होंने मुझे भेजा वो जो काम की इजाजत होती है, सर्टिफिकेट ऑफ एप्लीकेशन। या तो अभी मुझे कुछ लोग कह रहे हैं ये तुम टाइम जाया कर रहे हो, आपका साल हो गया ऑलरेडी चला गया और कुछ भी नहीं, इसका रिप्लाई आया, इसका मिलना भी चांस बहुत मुश्किल है, तो आप स्पाउस वीजा डालो। लेकिन उसमें फीस इतनी है, 3,000 समथिंग वो फीस बन जाती है, प्लस सोलिसिटर की फीस है। तो हमारे पास तो पैसे नहीं, मैं काम नहीं कर सकता। बच्चे हैं वो भी आपके? काम नहीं करती। नहीं, बच्चे नहीं है सर। ठीक है, और जो आपकी जो वाइफ की कंडीशंस है वो क्या है? वो उनका मोबिलिटी इशू है और उनका स्पीच डिसेबिलिटी है। जैसे वो बोलती हैं तो किसी और बंदे को समझ नहीं आता। जैसे मैं उनको ट्रांसलेट करता हूँ, कोई भी अपॉइंटमेंट बनानी है, कहीं डॉक्टर के पास लेके जाना है, तो जब वो बोलती है फिर मैं बोलता हूँ। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जहाँ तक ज़मरानो के एप्लीकेशन है, अगर आपने अभी सबमिट की है या आपने लास्ट ईयर सबमिट की थी, होम ऑफिस अभी तक उन एप्लीकेशन को होल्ड पर रख रही है कि उनका कहना है कि जो हमारी पोजीशन है हम उसको रिव्यू कर रहे हैं। जो कोर्ट ऑफ अपील ने जजमेंट दी थी 3-4 माह पहले, उसको मद्देनजर रखते हुए हम अपनी पोजीशन को असेस कर रहे हैं और बहुत जल्द हम अपनी पॉलिसी को अपडेट करेंगे और फिर हम जाके सब एप्लीकेशंस को कंसिडर करेंगे। अब जो आपने मुझे बताया है कि आपकी वाइफ ब्रिटिश है, उसके पास डिसेबिलिटी भी है, जो मेरे ख्याल में एक सीरियस डिसेबिलिटी है, आई वुड एडवाइज यू कि आप एक पार्टनर की एप्लीकेशन यहाँ इन कंट्री वो भी सबमिट कर दें, क्योंकि कोर्ट ने तो इजाज़त दी हुई है ना कि आप एक अपेंडिक्स FM पर भी एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं एंड यू कैन डू अ ज़मरानो एट द सेम टाइम। अब जहाँ तक बात आती है कि आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आपके पास पैसे नहीं है, गुंजाइश नहीं है, आप फीवर का भी फ़ायदा इस्तेमाल कर सकते हैं। सो बट
क्राइटेरिया अंडर अपेंडिक्स FM थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट। बेस्ट चीज़ ये होगी कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले आप अपने सोलिसिटर से मिल लें और तफसील में एडवाइस ले लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉल कौन है। हेलो हेलो, लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉल गाइस। हेलो हेलो, you're live on air. जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कमर भाई थैंक यू वेरी मच, आप इतनी एफर्ट कर रहे हैं हम सब के लिए। थैंक यू सो एक मच। सवाल एक दोस्त के लिए है। जी जी वो EU फैमिली मेंबर आया, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर ना, ओके कपल ऑफ मंथ अगो। Okay. उसकी सिस्टर इन लॉ ने इसको स्पॉन्सर किया था ओके यूरोपियन। अपने भाई उसका जो पाकिस्तानी नेशनल, जो उसकी भाभी है वो EU नेशनल है। ठीक है और उसको इनिशियली तो रिफ्यूज कर दिया था, फिर कोर्ट में गए, कोर्ट ने अलो कर दिया ओके और 6 मंथ की एंट्री उसको कर दिया लो। ठीक तो है अभी उसने इधर आके प्री सेटलमेंट के लिए अप्लाई किया था, ओके तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, कह रहे हैं कि आप इस कैटेगरी में आते नहीं है ब्रदर इन लॉ वाली में। तो फिर वो मेरे पूछना था कि फिर किस कैटेगरी में से अप्लाई करना चाहिए। 6 मंथ का उसने दे दिया फैमिली परमिट स्ट्रेंज। सो जब वो यहाँ एंटर हुआ था आपका दोस्त, ही हैड EI फैमिली परमिट करेक्ट? जी। और कब एंटर हुआ था ये? वो मार्च में आया था दिस ईयर, मार्च 2022। ठीक है जी जी। ठीक है। और अभी उसने 6 मंथ। हाँ जी, उसने जी। 6 मंथ का उसको वीजा दिया गया था। ठीक है जी जी उसने अभी हाँ जी। अप्लाई किया, आई थिंक विद इन अ मंथ उसने सेटलमेंट स्कीम पर अप्लाई किया है। जी जी। और उन्होंने क्या कहा कि नो व्हाट, हम आपको वो वीजा नहीं कहते देंगे। हैं कि इस कैटेगरी में जो है वो डायरेक्ट पार्टनर, पेरेंट्स और ग्रैंड चिल्ड्रन जो कैटेगरी आती है, जो ब्रदर इन लॉ कैटेगरी वो नहीं आती। आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते। That's a very strange। ये इन्होंने मेरे ख्याल में गलत फैसला किया है। बेस्ट चीज ये होगी, आप रहते कहाँ हैं? मैं इधर रहता हूँ ईस्ट लंदन में, ठीक है हैकनी में। ठीक है। आप क्या करें कि शो के बाद अगर आप मुझे वो डिसीजन ईमेल कर दें ठीक और है आप फिर ऑफिस में एक दफ़ा चक्कर लगा लें, उसको मैं फिर चेक कर सकता हूँ और इंशाल्लाह फिर हम इसको ठीक है। उन्होंने दिया था हमें राइट ऑफ अपील और या राइट ऑफ जो है एडमिन रिव्यू का। Okay, तो so आपने वो अपील की है? एडमिन रिव्यू का सोच रहा हूँ, लेकिन ये सोच रहा हूँ कि फ्रेश एप्लीकेशन कर लें फिर दोबारा नहीं, से। उसको आप एडमिन रिव्यू बेशक कर लें, लेकिन एक दफ़ा एक सिस्टर से मिल लें कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले, कि वो ठीक है। देख सके कि होम ऑफिस ने क्या डिसीजन किया। ठीक है मेरे भाई, उसका भी बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कमरान भाई ठीक हो? जी शुक्र अल्लाह दा। जी कमरान भाई मैंने ये पूछना है आपसे, जो मैं 10 साल के रूट पे थी ना, जी जी तो वो अभी जो है ना जनवरी में मेरा वो वीजा खत्म हुआ था, तो मुझे दोबारा अप्लाई करना पड़ा था। तो अप्रैल में मुझे 10 साल हुए ना, तो अभी वो मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे वो वीजा अलग कराने का इंतजार करना चाहिए या मैं साथ ही इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर दूं? ठीक है मेरी बहन, आप रहती कहाँ है? जी आप रहती कहाँ है इन द यूके? मैं यॉर्कशायर में रहती हूँ। ठीक है, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। अगर आपके 10 साल पूरे हो गए और आपका एप्लीकेशन अभी भी फ़िलहाल पेंडिंग है, जो आपने अप्लाई किया था एक्सटेंशन के लिए, मैं आपको मशवरा करूंगा फौरी तौर पर आप ILR की एप्लीकेशन सबमिट कर दें। बल्कि कल ही जाके सुबह उठ के ना नाश्ता करके आप सीधा ही वो ILR की एप्लीकेशन सबमिट कर दें, क्योंकि इसमें जो फ़ायदा होगा आपको वो है कि आपके जो एक्सटेंशन के एप्लीकेशन के पैसे थे वो बच जाएंगे, आपको रिफंड हो जाएंगे पूरे, और होम ऑफिस आपको ग्रांट कर देगी ILR। सो आई वुड स्ट्रांगली एडवाइज यू कि आप ILR की एप्लीकेशन सबमिट कर दें। नाज़रीन ये था हमारा आखिरी कॉल आज के लिए। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचा सकें। इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ़ और सिर्फ फेसबुक यूट्यूब पर। अस्सलाम वालेकुम।